सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बहुत दिन बाद मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए फ़ायदे वाला एक वीडियो है। क्या आप लोगों को पता है जो कांस्टेबल, जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ में, एसएसएफ में, राइफलमैन में, आसाम राइफलमैन में, यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा जो वैकेंसी अलॉटमेंट होता है कांस्टेबल जीडी का, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल आ चुका है। यानी अगर जिससे अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। 18 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन आ चुका है। अब वो किस प्रकार से आप करेंगे, क्या है उसका वेतन क्रम, किस प्रकार अप्लाई करेंगे, एनेक्सर क्या क्या लगेगा, कौन सा स्टेट वाइज क्या वैकेंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में इस बात को आलोचना करने जा रहा हूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को अपने दोस्त लोगों को जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और ये नोटिफिकेशन अगर किसी को चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको पर्सनली उसको भेज दूंगा। तो सबसे पहले जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी का लोगो है, लोगो के साथ फर्स्ट पेज निकला है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट, मतलब जो भी स्टाफ सिलेक्शन का जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको दिया गया है। नोटिस में क्या लिखा है, इसका जो वेबसाइट है वेबसाइट https://ssc.nic.in। अगर आप गूगल में जाके ssc.nic.in पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से इस वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं। तो नोटिस में दिया है कांस्टेबल/जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, यानी बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, साथ ही साथ एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2023। ये 2023 का दिया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है पूरा काम इसका 2024 में ही शुरू होगा। और 2024 का अभी लगभग सारे जितना भी पैरामिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर है वो लगभग अभी फुल रखा हुआ है। न्यू ट्रेनिंग चल रहा है 2022 वाला का। और ये आपको 2024 का अक्टूबर नवंबर तक आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जितना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसमें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब डेट जब देने के लिए आपका डेट है 24/11 से 28/12, यानी आज 20 तारीख है, 24 तारीख से इसका एप्लीकेशन शुरू होगा। लास्ट डेट 28/12 23 बजे तक, यानी 28/12 को रात को 23 बजे तक आप एप्लीकेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल चालान इशू करने का भी सेम डेट है। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 29/12/2023 और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 29/12/2023 तक आप इस चालान को कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड जो पहला एग्जामिनेशन होता है वो आपका फरवरी महीना में 2024 फरवरी में शुरू होगा। जैसे कि मैं बोल रहा था, जो नोटिफिकेशन आया है 2023-24 का, ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैकेंसी के साथ आया है और बहुत सारे का नौकरी का एक बहुत गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरी का। तो सभी इसको कृपया बढ़िया से ध्यान से देखें। अब आइए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो एग्जाम का अंदर आपको इसको लिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंदर ये सारे चीज़ होता है। इसमें आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBE जिसको कहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। उसके बाद आपका फिजिकल पीटी और पीएचटी होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, यानी आपका ये जो है आपका 4 स्टेज में टोटल होता है। वो 3 स्टेज का है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBE, ये हो गया यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद CBE, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें होगा। और क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको बाद में बताऊंगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET। उसके बाद आता है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उस जैसे चेस्ट, हाइट,
ओएट, ये सब पीएचडी में आता है। उसके बाद आपका सीबीई कंप्यूटर पे एग्ज़ाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएचडी टेस्ट में अगर आप क्लियर होते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में इसको एग्ज़ाम को लिया जाता है। सरकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्टर का द्वारा ये टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में क्या क्या होगा इसका बारे में मैं नया वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी इतना ही। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाएंगे एग्जाम तब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही मेडिकल एग्जाम में लिया जाएगा। इतना काम होने के बाद आप जब इतना काम पूरी तरह से कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ से कंफर्म होगा कि आप एसएससी जीडी क्लियर हो चुके, उसको मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपको उस मेरिट का तहत पे आपको आपका डिपार्टमेंट दिया जाएगा। एसएससी बेस्ड वैकेंसी इंटीमेटेड बाय एमएचए एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन लिया जाएगा। कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन जैसे कि मैं बोला सीबीई विल कंडक्ट बाय द कमीशन ओनली द इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उस एग्जाम आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज में होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इसको डीएमई कहा जाता है, और आरएमई यानी आप अगर सीबीई कंप्लीट कर लेते हैं, पीटी कंप्लीट कर लेते, पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको किसी भी एक चीज़ में अनफिट किया जाता है तो आपको आरएमई दिया जाता है, यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। इस आरएमई का तहत आप डिपार्टमेंट का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल या जो भी फौजी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में जाके सीएपीएफ हॉस्पिटल में जाके आप आपका आरएमई करा सकते हैं। अगर आप आरएमई क्लियर हो जाते हैं तो आप दोबारा फिट पाए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। विल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट बाय सीपीएफ। ये हम पूरा काम जो होता है सीपीएफ द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। कलेक्ट डीएमई सीपीएफ, ठीक है, वैकेंसीज जैसे कि ये है, ये आपको इतना मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना समय नहीं होगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको ये चाहिए वो कमांड बॉक्स में कमांड करें, मैं उसको ये जो नोटिफिकेशन है उसको भेज दूंगा। नोटिफिकेशन पढ़ने से हर एक चीज़ इसमें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है क्या नहीं, इसके बारे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़्यादा भी जानकारी लेना तो www.crpf.gov.in या www.ssc.nic.in में भी आप जा सकते हैं। पे स्केल, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपका जरूरी है। पे स्केल, जो आप इस नौकरी में आएंगे आपका जो स्पेकेल होगा, स्पेकेल क्या होगा, पे आपका लेवल 3 होगा। पे लेवल 3 में क्या बोला जाता है, आपका पेमेंट 21,700 से लेके 59,100 तक आपका बेसिक पे होगा। जैसे ये बेसिक पे है आपका बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे इसका इंक्रीमेंट के साथ होता रहेगा। जैसे यहाँ पर लेवल 1 में 18,000 से 56,900 और लेवल 3 में 21,700 से 59,100। सारा को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 का पे को दिया जाएगा, यानी 21,700 से लेके 59,100 तक। अभी आता है वैकेंसी। ये जो सीएफपीएफ ने वैकेंसी निकला है, टोटल वैकेंसी 75,543। 75,543 जो है सेरे पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वैकेंसी निकाला गया हुआ है। साथ ही साथ इसमें एनआईए में भी कुछ वैकेंसी दिया गया है। एनआईए में 225 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी दिया गया है इसमें 75,543। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो तैयारी कर रहा है वो भाई बहन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले वैकेंसी अलॉटमेंट में बात करेंगे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें टोटल वैकेंसी अलॉट किया गया 27,875। सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ में दिया गया 27,875, जिसमें मेल कैंडिडेट दिया गया 24,806 और फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया 3,069। इसमें कैटेगरी डिवाइड किया गया, जैसे एससी के लिए 3,600, एसटी के लिए 2,015, ओबीसी के लिए 4,050, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,785 और आर रिजर्व यानी जनरल के लिए 13,356। सेम फीमेल में इस प्रकार दिया गया एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल का ही एक कोटा है जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। उसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स,
इसमें भी टोटल वैकेंसी मेल टोटल वैकेंसी 8,598, जिसमें मेल कैंडिडेट का वैकेंसी है 7,877 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें है 721। उसके बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका टोटल वैकेंसी 25,427, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ, उसके बाद सेकेंड वैकेंसी सीआरपीएफ का है, थर्ड में सीआईएसएफ का वैकेंसी है। इसमें जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 22,196 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3,231। उसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसका टोटल वैकेंसी अलर्ट हुआ है 5,278। इसमें से मेल कैंडिडेट का 4,839 और फीमेल कैंडिडेट का 439। उसके बाद आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका टोटल वैकेंसी दिया है 3,006, जिसमें मेल कैंडिडेट है 2,564 और फीमेल है 442। लास्ट में दिया गया एआर असम राइफल्स, असम राइफल का टोटल वैकेंसी है 4,476, जिसमें मेल कैंडिडेट 4,624, फीमेल कैंडिडेट 152। और लास्ट में दिया गया एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका टोटल 583 वैकेंसी दिया गया, मेल के लिए 458, फीमेल के लिए 125। इस प्रकार से इसमें वैकेंसी डिक्लेयर किया गया है। इस वैकेंसी में टोटल जो है वैकेंसी है 7,75,543। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है। 75,543 वैकेंसी जनरेट किया एसएससी ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट टोटल 67,364 और फीमेल कैंडिडेट 8,179। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और एक वैकेंसी अलग से इंक्लूड किया गया, जिसको एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसमें टोटल वैकेंसी 225 है, जिसमें मेल फीमेल दोनों को इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया। इसमें अप्लाई करने के बाद पता चलेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका वैकेंसी दिया गया है। तो ये था वैकेंसी अलॉटमेंट, किस डिपार्टमेंट में या किस फोर्स में कितना वैकेंसी अलॉटमेंट किया गया है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक चांस है और बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी दिया है एसएससी ने, जो आप तैयार करके अपना नौकरी में आ पाए। इसमें से एक और है जो वैकेंसी, उसमें 10% वैकेंसी जो है हमेशा एक सर्विसमैन के लिए अलॉटमेंट रहता है, वो ऑप्शनल है। जो एक सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी इससे आने के बाद ज्वाइनिंग करने के लिए आया है, उसके लिए यहाँ पर ये फैसिलिटी दिया गया है। नेशनलिटी रिलेशनशिप पक्का इसमें इंडिया नहीं होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 से 23 साल का एज होना चाहिए। जो एज लिमिट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 18 से 23 साल होना चाहिए 1/8/2023 का हिसाब से। 1/8/2023 यानी 1/8/2023 जो चला गया वहाँ का से कैंडिडेट का उम्र का गिनती होगा, 18 से 23 साल तक होना चाहिए। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन रहता है 3 ईयर 5 ईयर, वो कैसे क्या है नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ दिया गया जाएगा या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया गया है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एक सर्विसन के लिए 3 ईयर। उसके बाद जहाँ पर कोई दंगा लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे गुजरात 2002, वहाँ पर कोई बच्चे होगा तो उसको 5 साल का एग्जेशन मिलेगा। गुजरात का दंगा में फिर 8 साल दिया गया है। फिर गुजरात में अगर एसटी एससी हो तो 10 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तरीका है उस तरीके के ऊपर दिया गया, इसमें कोई ये नहीं है। तो अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करता है आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो 18 से 23 तक जो है ये मेन एज है। इस प्रकार से इसमें हर एक चीज़ डिटेल में दिया गया है, किस प्रकार क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको बनाना है या लेके आना है उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है। ये फॉर्मेट को आप अच्छे से देख के उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। जैसे एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उसमें क्या चाहिए क्या नहीं। एक्चुअली क्या होता है इसमें बहुत फेक सर्टिफिकेट बनता है या गलत सर्टिफिकेट बनता है। फेक और गलत सर्टिफिकेट जो बना के लेकर आता है उनको जो
वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए इसमें पहले से ही सर्टिफिकेट का जो है दिया गया है किस प्रकार क्या लाना है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ, जो एसएससी जीडी का एडुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। एसएससी का तहत अगर आप मैट्रिकुलेशन या 10 पास होते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, अगर किसी का डिग्री 10+2 बीए, बीएससी, बीकॉम, बैचलर डिग्री, कोई भी डिग्री है, वो सारे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी 10 पास आपको होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको रिकॉग्नाइज करता है या रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी का एनसीसी सर्टिफिकेट है, जैसे सी सर्टिफिकेट 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आपको, और बी सर्टिफिकेट को 3% मार्क्स, और सी ए सर्टिफिकेट को 2%। मतलब अगर किसी पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो उसको ये मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा एनसीसी वालों के लिए। सारे के पास तो एनसीसी होता नहीं है, जिसके पास होगा उसको सिरे पे दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो वैकेंसी है किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो साइट दिया गया है ये साइट का थ्रू जाके आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ssc.nic.in। उसके बाद पूरा तरीका दिया गया है, रिफर टू एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 1N, एनेक्सर 2A। ये जो 4 एनेक्सर है इसको आपको अच्छे से भरना है। तो क्या है उसमें, आप इसको अच्छे से पता लगा सकते हैं। यह तो लास्ट डेट दिया गया जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जो लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या है, 29/12/2023 12 बजे तक आपको लास्ट करना है। फ्री फेवेल 100 रुपया, आपको एप्लीकेशन फीस 100 रुपया इसमें चार्ज किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया आपको इसके लिए चार्ज किया जाएगा। किसके लिए ना, जो आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए 100 रुपया आपका फीस चार्ज है। और जो एसटी बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ईएसएम और इन लोगों को लिए फ्री भी कैंसिल है। तो कैसे आप कैश को कैसे देंगे, क्या है उसके बारे में इसमें दिया गया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है वो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का कोई फिक्स सेंटर नहीं है। वो सेंटर कैसे डिसाइड किया जाता है, जो रीजन होता है, यानी जो स्टेट होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन जो होता है एसएससी का, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सेंटर है उसका नाम दिया गया है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना। इस प्रकार से ईस्टर्न रीजन का अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, उसमें जो दिया गया है पोर्ट ब्लेयर वगैरह उसके बारे में है। झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, कटक, जो मतलब स्टेट है, जो स्टेट में जो रीजन में आता है, उस रीजन का जो स्टेट है उसमें कहाँ पर ये होता है उसका दिया गया। जैसे कर्नाटक केरला रीजन के क्या, इसमें करावती, बेलवेरी, हवेली, कन्नूर, कोलाम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। इस प्रकार से स्टेट वाइज इसका सेंटर दिया गया। तो ये सेंटर अभी जो जिस स्टेट का है, आपको अपना सेंटर के बारे में जानकारी होना चाहिए या लेना है, तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भी आपका सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको आपका सेंटर के बारे में बताऊंगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आप याद रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किस नंबर पे क्या होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे क्या होगा, उसके बारे में इस पे दिया गया है। और किस प्रकार से क्या एग्ज़ाम होगा ये उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका टोटल टाइम अलॉट 60 मिनट, आपको टोटल एग्ज़ाम के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटा टाइम दिया जाता है। उस 1 घंटा टाइम का अंदर आपको क्या करना है, ये 1 घंटा टाइम आपको जो दिया गया है, 1 घंटा टाइम के अंदर सबसे पहले आपको पार्ट 1
1 2 3 4 पार्ट में आपको आएगा। टोटल 1 2 3 4 4 160 नंबर का एग्ज़ाम है और क्वेश्चन रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा 160 नंबर का। 60 मिनट में आपको पूरा करना है। ये इसका पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रूल है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा जीआई एंड रीजनिंग, यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका टोटल क्वेश्चन रहेगा 20, टोटल मार्क रहेगा 40। अब टाइम आपको वही 1 घंटा रहेगा। अब इसमें कितना टाइम देना है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। हिसाब से एक सब्जेक्ट पे आपको 15 मिनट ही टाइम मिल पाएगा। इस 15 मिनट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट पूरा करना है। पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीए, इसका भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20। इसका भी 15 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ में भी सेम 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम 15 मिनट। हिंदी और इंग्लिश 20 40 15 15 15 करने से आपको 1 घंटा हो रहा है। लेकिन आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन का कोशिश करना है कि 12 मिनट का अंदर जवाब दिया जाए, ताकि हर पार्ट में आप 3 3 मिनट बचाएंगे तो 12 मिनट आपको लास्ट में रहेगा जो पूरा क्वेश्चन को चेक करने के लिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करना। तैयारी कैसे करना है आप सबको पता है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। किस प्रकार से क्या करना है, ये था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का बारे में जानकारी। टोटल 1 घंटा देगा। 160 क्वेश्चन नंबर का आपका एग्जाम रहेगा और जिसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर टाइप का क्वेश्चन का दिया जाता है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कैसे क्या आएगा, जीके किस प्रकार से क्या आएगा, मैथ कैसे आएगा, इंग्लिश हिंदी कैसे आएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे ही आप पास कर लेते हैं तो आप एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग करने का सेकेंड स्टेज में आ जाता है, जिसको कहता है पीईटी या पीएसटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें आपको जो कार्रवाई होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, पीईटी और पीएसटी के बारे में। अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगर जिसको जानना है आप इसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर पीएसटी और पीईटी जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको बुलाएगा डीएमई के लिए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी पीईटी में यहाँ पर क्या क्या होता है, जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग होता है। जेंट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है और फीमेल के लिए 1.6 8.5 मिनट में होता है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में होता है और ये 4 मिनट में होता है। इस प्रकार से इसका क्या क्या है सब दिया गया है। पीईटी में क्या क्या होता है, फिर पीएसटी में क्या क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट 170, फीमेल का 157 चाहिए, लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन रहता है। रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहता है, जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट एसटी होता है उनका हाइट क्या रहता है मेल फीमेल के लिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट रहता है, डोगरा रेजिमेंट रहता है नॉर्थ ईस्ट का, जैसा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इनका क्या क्या रहेगा, उसका और हाइट कम रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट फ्रॉम गोरखा का और हाइट कम रहेगा। इस प्रकार से इसका भी मेजरमेंट दिया गया है। उसके बाद चेस्ट होता है, चेस्ट का क्या है, इसमें भी अलग अलग कैंडिडेट का ऊपर चेस्ट का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। इस प्रकार से इसमें हर एक चीज़ को डिटेल में दिया गया है। इतना डिटेल मैं आप लोगों को तो वीडियो में नहीं बता सकता, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको आपको अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो जानकारी के लिए मेरे साथ संपर्क कर, मैं उसको हर एक डिटेल्स बता दूंगा। आपको अगर जब आप इसका भरेंगे उसके लिए आपके पास जो कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर चाहिए, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, एनी अदर फोटो और आईडी कार्ड इज बी इशू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। आइडेंटिटी कार्ड में से आपके पास होना चाहिए। उसका मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड कैसे उस प्रकार से दिया गया है, उसमें कौन सा उसके बाद ऑर्डर बाय प्रायोरिटी क्या क्या है उसके बारे में हर एक चीज़ इसमें दिया गया है। आप जैसे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, उसके बाद आपको पीईटी पीएसटी को लिए बुलाएगा, पीईटी पीएसटी पास करेंगे, फिर डीएमई के लिए बुलाएगा। अगर डीएमई पास करेंगे तो ठीक है, अगर पास नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको आर्मी के लिए भेजेगा, री एग्ज़ाम मेडिकल के लिए, उसमें भी पास हो जाएंगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा
फाइनल मेरिट लिस्ट में जैसे आपको हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई ST SC होगा उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, OBC के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना है, आपका डोमिसाइल कैसे होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, सही डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ में एनेक्सा दिया गया है। जैसे देखिए एनेक्सर 1 है, इसमें किस प्रकार से फॉर्म भरना है इसके बारे में आपको बताया गया है। फॉर्म में कौन कौन सा फ़ोटो किस प्रकार से देना है, अगर आप गलत फ़ोटो देते हैं उससे क्या होता है, हर एक चीज़ को ये जो नोटिफिकेशन है इसको दिया गया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 100% इसमें फॉर्म भरने में या SSC GD में भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फ़ोटो का स्पेसिमेन को भी दिया गया। ये जो फ़ोटो दिया गया है, ये फ़ोटो इस प्रकार से आपको फ़ोटो देना है। अगर आप बाकी इस प्रकार से फ़ोटो देते हैं, एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज, कैप, इस प्रकार से, तो आपका वो फोटो को मान्यता नहीं लेता है। अगर जो एक सर्विसमैन है उसके लिए क्या सर्टिफिकेट का जरूरी है, हर एक चीज़ इसमें अच्छी तरह से बताया गया है, जो इतना चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। ऐसे कि जो भी फॉर्म आपको चाहिए वो सारा फॉर्म भी इस नोटिफिकेशन का अंदर दिया गया है। अभी स्टेट वाइज जो कोड है उस कोड को भी यहाँ पर दिया गया है कि स्टेट वाइज क्या कोड है, ये सारा आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और अगर जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिला, नोटिफिकेशन चाहिए, वो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में संपर्क करें, मैं उसको नोटिफिकेशन दूंगा। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं उसको भी ये जानकारी भी दे सकता हूँ। तो ये था एज की जो वीडियो है, SSC GD का जो वैकेंसी निकला है, टोटल 27,000 वैकेंसी, उसका बारे में वीडियो। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसका फरवरी से इसका अब फॉर्म तो भर देंगे, उसके बाद फरवरी से इसका फाइनल प्रोसेस शुरू होगा, तब से आप अपना कार्रवाई अच्छे से शुरू कर दें। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको नया साल में नया खुशखबरी मिले, आपके परिवार के लिए खुशखबरी मिले, और आप CFF यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। आप सबके लिए मेरा बधाई रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार।